बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के नाम पर, ठीक है। उसमें हमने क्या बात की कि बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से हम कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। प्लाज्मोडियम के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो सबसे मेन एक्सपेरिमेंट्स थी हमारे जो सेकंड चैप्टर में। आज हम कहते हैं कि लॉ किस तरह बनती है, या थ्योरी किसे कहते हैं, या प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी है क्या, ठीक है। जो हमारे साथ हाइपोथेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस जो हमने बात की थी कि जितने भी हमारे साथ सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, या प्लांट सेल जितने भी हैं उसमें हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये हाइपोथेसिस थी। दूसरी हाइपोथेसिस क्या थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज हो रही है, यानी वजह है मलेरिया का, यानी प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो देखिए ये हाइपोथेसिस थी। इसके बेस पर फिर डिडक्शंस थी, डिडक्शंस के बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स थी, और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन थी हमारे साथ, या एक रिजल्ट आ रहा था। अब हाइपोथेसिस अगेन एंड अगेन अगर प्रूफ हो रहा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बारे में हमने जो बात की थी वो बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रही थी और वो प्रूफ हो रहा था। तो इस तरह हाइपोथेसिस जो बार बार प्रूफ हो और सही साबित हो, उससे फिर हम थ्योरी का नाम देते हैं। उसे फिर हम क्या कहते हैं, थ्योरी का नाम दे देते हैं। लाइक सेल थ्योरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे थ्योरीज जो हाइपोथेसिस के बेस्ड पर बनी हो, यानी हाइपोथेसिस अगेन एंड अगेन प्रूफ हो, रिजेक्ट ना हो, तो उसे फिर हम थ्योरी कहते हैं। दूसरी, अगर आप अच्छा सा आसान सा डिफिनीशन लिखना चाहते हैं, सो अ केयरफुली थॉट आउट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन। आपने जो एक्सप्लेनेशन करनी है ऑब्जर्वेशन, यानी हम हाइपोथेसिस भी पेश करते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन पर होती है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक होगी तो आपकी हाइपोथेसिस भी ठीक होंगी। ऑफ नेचुरल वर्ल्ड दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड। अब आप साइंटिफिक मेथड इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप फिजिकली फिनोमेना भी देख सकते हैं, यानी केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, फिजिक्स में भी देख सकते हैं। अगर बायो में है तो फिर हम उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। विच ब्रिंग्स टुगेदर मेनी फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस, जो आपको एक जगह पर ले आता है फैक्ट और हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, केयरफुली थॉट आउट एक्सप्लेनेशन, वो एहतियात से या जो बिल्कुल सोच समझ से वो एक्सप्लेनेशन आपने की हो, वो भी बेस्ड हो किस चीज़ पर, ऑब्जर्वेशन पर। तो उससे जो हाइपोथेसिस बनती है, हमने हाइपोथेसिस के लिए बात भी की थी कि हाइपोथेसिस कब ठीक होगी, जब आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक होगी। आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, 5 सेंसेस ठीक है, तो उसके बेस पर आप जो भी हाइपोथेसिस बनाएंगे वो ठीक होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे साथ क्या आ जाता है, जो थ्योरी आ जाती है, यानी हाइपोथेसिस आपने पेश की, हाइपोथेसिस को आपने अगेन एंड अगेन प्रूफ किया और वो उसी तरह से प्रूफ साबित हो रहा है, तो उससे फिर हम थ्योरी का नाम देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी होगी, ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरी हो गई। तो इस तरह जो थ्योरीज होती हैं वो सही साबित हो चुकी होती हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट थ्योरी। आफ्टर थ्योरी जो दूसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो है लॉ और प्रिंसिपल। क्या है, लॉ एंड प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल, ठीक है। लॉ और प्रिंसिपल दोनों एक सेम है। प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। हेड प्रिंसिपल के लिए फिर ए एल यूज होगा। यहाँ पर जो असूल के लिए है, ठीक है, असूल या कानून, तो उसके लिए हम एल ई यूज करते हैं। अ रूल मेड बाय एन अथॉरिटी दैट मस्ट बी ओबेड। अब रूल और प्रिंसिपल क्या है, सिंपली अगर आप देख लें तो ट्रैफिक के भी कवानीन होते हैं, ठीक है, या स्कूल के भी कुछ कवानीन होते हैं, या नज़्म ज़ब्त होती है, उसके हवाले से होती है। अब वो किसने बनाए होते हैं, वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए होते हैं। अगर आप ट्रैफिक के कवानीन देख लें तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने बनाए होते हैं। अब ये क्या यहाँ पर, ये तो सिंपली हम उसके बारे में डिफिनीशन कर रहे हैं कि अ रूल विच इज़ मेड बाय एन अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट के हेड ने बनाए हो, या किसी भी इदारे के हेड ने बनाए हो, और वो ओबे करने आपने, वो अपने ओबे करने, यानी उसके आपने ताबेदार होना है जिस तरह भी। तो इस तरह फिर हम उसे क्या कहते हैं, लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये बनते किस तरह हैं, जब आप साइंटिफिक लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। जब आप साइंटिफिक लॉ को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके साथ जितनी भी हाइपोथेसिस आ गए, एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं,
बिल्कुल वो 100% सही साबित हो रहे हैं और वो नेचुरली फिनोमेना के साथ हो रहे हैं, नेचुरली फिनोमेना के साथ हो रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आ रही है, तो उसे फिर हम कानून कहते हैं, उसे लॉ कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो मेंडल लॉ है, जिसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेंडल लॉ इतना आप समझ जाएं। यहाँ पे जो मेंडल लॉ है उसमें वो क्या कहते हैं कि हमारे साथ जितनी भी इनहेरिटेंस हो रही है, यानी फादर टू ऑफस्प्रिंग जितने भी आ रहे हैं, वो खास ट्रेट और खास जीन के ज़रिए से आ रही हैं, ठीक है। तो आगे जो यानी जिस तरह हम कहते हैं कि इसने तो खैर पी प्लांट पर की थी मेंडल ने, इसको हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, यहाँ पे आप जस्ट इसको समझ लें कि लॉ किस तरह बनती है। अब वो कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्मली नेचर के साथ जा रही है, ठीक है, बिल्कुल एक साथ जा रही है, उसमें चेंजेस नहीं आ रही है, तो फिर उसे हम यानी लॉ या प्रिंसिपल का दर्जा दे देते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से आपके साथ अब डेटा आ चुकी है, क्योंकि आपने प्लाज्मोडियम में भी कहा था कि 100 पीपल आपने लिए हैं, 100 अनहेल्थी लिए और 100 हेल्थी लिए हैं। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस का काम क्या है इसमें, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में या साइंटिफिक मेथड में, दोनों में। सो द प्रैक्टिस ऑफ कैटेगराइजिंग एंड क्लासिफाइंग डेटा टू मेक इट मोर यूजेबल, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस जो आप डेटा ले लेते हैं, आपने मिक्सचर ले ली है डेटा की, ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज करना उसे, ठीक है। आप कहते हैं पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब क्या हो गया कि आप पार्टी को बना रहे हैं कि किस किस साइड पे किस किस जगह पे पार्टी करनी है, क्या क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने जितने भी आपने डेटा ले लिया है, डेटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। डेटा क्या है, एनी इंफॉर्मेशन, आपके साथ किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो आप उसे डेटा कह सकते हैं, ठीक है। अब वो या इंफॉर्मेशन आपके साथ मिक्सचर पड़ा हुआ है, आप उसे क्या करते हैं, आप तरतीब में रखते हैं, फिर आप उसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ कैटेगराइजिंग एंड क्लासिफाइंग डेटा टू मेक मोर यूजेबल, ठीक है, आप उसे आसान करते हैं अपने लिए। सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको फार्मूलेट करते हैं, यानी किसी फार्मूला के बेस पर, किस पर, जब उससे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ आप प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम मलेरिया काज कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपने डेटा कलेक्ट किया, ये एक जगह से दूसरी जगह से डिफरेंट डेटा आपने कलेक्ट किए, आपने फिर उसके लिए क्या करना है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने 3 एरिया से मैंने डेटा कलेक्ट किए, ये मार्शी प्लेसेस थी, ठीक है, ये हमारे साथ हेल्थी प्लेस थी, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो साफ एनवायरनमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी आपके साथ जो ट्रांसमिटेड एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने या साइंटिस्ट क्या करते हैं, या आप भी साइंटिस्ट हो, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं किसी चीज़ पर तो यू आर आल्सो अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको फार्मूलेट करते हैं ताकि वो हाइपोथेसिस को आसानी से टेस्ट कर सकें। आफ्टर दैट जब डेटा कलेक्ट हो जाए, तो वो कलेक्शन जब डेटा की होती है, उससे जब डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो कलेक्शन आ जाती है, तो वो क्या करती है, वो आपके एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छा बनाती है, यानी आपके एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए वो आसान होता है, ठीक है। डेटा ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, अब डेटा क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब जो मैंने बना लिए हैं तो ये टेबल फॉर्म में है, ठीक है। डेटा जो है वो आपके साथ डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ सकती है। अगर आप लैपटॉप पर हैं या अब ये देखिए अब मैं सिंपल काम कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मैंने टेबल बना लिए हैं। अगर आप लैपटॉप पर कर रहे हैं या कंप्यूटर या पीसी पर कर रहे हैं तो ग्राफिक्स के ज़रिए से भी हो सकती है, उसके साथ ही चार्ट्स भी आ सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी आ सकते हैं, पाइडा ग्राफ्स भी आ सकते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स आर देयर इन पीसी, ओके। तो इसके साथ ही आपके साथ डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि आपके साथ डेटा सामने आ गई है, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, आप इजीली उसको देख सकते हैं कि किस जगह पर कौन सी गलती है, आप वहाँ से यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये बिल्कुल डिस्टर्ब फॉर्म में होगा, जब बिल्कुल जो मिक्सर फॉर्म में होगा, तब आपके साथ मुश्किलात होती है। सेकेंड वन इज़ डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस क्या है, ये प्रूफ करता है या डिसप्रूव करता है कि हाइपोथेसिस
जो हमारे साथ हाइपोथेसिस है उस पर जो काम हुए, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटेशन से आई है। तो फिर ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या करता है डेटा एनालिसिस, उसको या अप्रूव कर लेता है कि हाँ ये हाइपोथेसिस ठीक है, या डिसप्रूव कर लेता है। और ये होता किस चीज़ पर है, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड हम यूज़ करते हैं इसमें। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, यानी रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो और प्रोपोर्शन अब क्या है, डेटा एनालिसिस में क्या हुआ कि ये हमारे साथ जो हाइपोथेसिस है उस पर एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। अब हाइपोथेसिस को प्रूफ करना या डिसप्रूव करना ये डेटा एनालिसिस का काम है, क्योंकि आपने डेटा आपके पास पड़ी हुई है। अब आप इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब क्या है कि आप इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। सेकेंड वन, अब हम कहते हैं कि डेटा एनालिसिस होता किस चीज़ पर है, तो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ों का मुआवजा करते हैं कि आया इसमें डिफरेंस क्या है। फिर दो चीज़ों को हम कहते हैं कि इसका जो इक्वलिटी है वो देखते हैं। सो यहाँ पर जो रेशो की बात आ रही है, सो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू नंबर इन टर्म ऑफ क्वोशंट, ठीक है, इन टर्म ऑफ क्वोशंट, यानी आप इसको डिफरेंस आप देखते हैं। अब उसको जो सिंबलिकली आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टू डॉट से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली डिवीजन से भी कर सकते हैं। अब ये रेशो का काम क्या है कि आप देखते हैं कि जो मेरे साथ टू टाइप ऑफ डेटा आ गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मार्शी प्लेसेस थी और हेल्दी प्लेसेस थी, वहाँ से जो आपके साथ डेटा आई है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्लाज्मोडियम जो काज हो रहा है, जो मलेरिया काज हो रहा है, वो उसके पेशेंट कहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप दो जगह के डिफरेंस को देख रहे हैं। जो दो जगह के डिफरेंस को देखने के लिए आप जो रेशो को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ स्टैटिस्टिकल मेथड में आते हैं। सेकंड वन क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में क्या है, ये ज्वाइन करता है टू इक्वल रेशो को बाय सन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके साथ टू रेशोज हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसको जो आप ज्वाइन करते हैं, ये इक्वल पर ज्वाइन करते हैं, या आप इसके लिए फोर डॉट्स भी यूज कर सकते हैं, डबल डॉट्स, ठीक है। इट मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशो। अब आप इस क्या कहते हैं, टू इक्वल रेशो को आप ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें फिर क्या आता है, फिर ये मैथ्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक मीन हो गया और एक एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम फिर मैथ्स के पोर्शन में डिटेल से पढ़ेंगे जब वहाँ पे रेशो और प्रोपोर्शन आएगी। यहाँ पर सिर्फ हम डेटा एनालिसिस क्या करते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड इसमें यूज़ होते हैं कि आप दो चीज़ों को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर दो चीज़ें जब आपके साथ टू रेशो आ गई, टू डिफरेंट रेशो आ गई, उसको फिर आप इक्वलिटी किस तरह करते हैं या इसको इक्वल किस तरह लिखते हैं, तो उसके लिए हम प्रोपोर्शनल यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। यहाँ पर हमारा 9th क्लास का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आफ्टर दैट हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।